अगर आप प्लरीबस देखते हुए ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सी साइड सही है, तो मैं पहले ही बोल देती हूँ, इतना दिमाग मत लगाइए। हमने अभी तक सिर्फ 3 एपिसोड्स ही देखे हैं। मुझे लगता है शो का मेन पॉइंट ये नहीं कि आप कैरल को सपोर्ट करें जो इम्यून है, या फिर उन लोगों को जो एलियन आरएनए की वजह से एक ही शेयर्ड माइंड बन गए हैं। ऑब्वियसली कभी कभी हमें लगेगा कि एक साइड ज्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि उनके सिचुएशन में हम भी शायद वही करते। लेकिन एपिसोड 3 तक ये काफी क्लियर हो जाता है कि प्लरीबस हमसे कौन सी साइड सही है वाला सवाल नहीं पूछ रहा, बल्कि ये पूछ रहा है क्यों नहीं। इस कहानी में चाहे हमारे वैल्यूज, सोच या पर्सनल बिलीफ कुछ भी कह रहे हों, बट हम दूसरे साइड के लॉजिक को इग्नोर नहीं कर सकते। दोनों का पॉइंट वैलिड लगता है, भले ही दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हों। शो अपने ऑडियंस को जज करने या किसी एक साइड को राइट डिक्लेयर करने नहीं देता, बल्कि वो हमें पॉज, दोबारा सोचने और सवाल करने पर मजबूर करता है, बिना किसी ऑब्वियस मॉरल शॉर्टकट के। प्लरीबस में जो हाइव माइंड वाली ह्यूमंस, वर्कर बी टाइप्स इतनी स्वीट और केयरिंग लगते हैं, उसका रीजन सिर्फ ये नहीं कि वो इम्यून लोगों की हर रिक्वेस्ट पूरी कर देते हैं, बल्कि वो उनकी जरूरतों को उसी तरह नोटिस करते हैं जैसे कोई क्लोज फैमिली मेंबर या पार्टनर करता हो। हम कह सकते हैं ये काफी स्मार्ट राइटिंग है। ज्यादातर इम्यून लोगों ने अपने प्यारों को हाइव माइंड में खो दिया, मतलब पूरी दुनिया सिर्फ 13 इम्यून लोगों को छोड़कर अब एक शेयर्ड मेमोरी पूल में एग्जिस्ट करता है, जिसमें इन 13 में से मेजॉरिटी लोगों की लव मेमोरीज स्टोर्ड हैं। मैं मेजॉरिटी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि इन 13 में से कुछ लोगों को उनकी जिंदगी में कोई जेन्युइनली प्यार करता ही ना हो, या फिर जो करता था वो टेक ओवर के टाइम तक जिंदा ही ना बचा हो। कैरल के केस में तो हेलन उसकी वाइफ थी और मरने से पहले वो भी हाइव का हिस्सा बन चुकी थी। कैरल को पसंद आए या ना आए, हाइव माइंड के पास हेलन की फीलिंग्स और मेमोरीज अब भी मौजूद हैं। और हाँ, एक और चीज, अगर वेफेयर एयरलाइन के लोगोस पर ध्यान दिया जाए तो क्या ये वही फिक्शनल एयरलाइन नहीं जो ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स में थी, वही जिसका प्लेन अल्बुकर्की के ऊपर क्रैश हुआ था। अगर ये इंटेंशनल रेफरेंस है तो ये काफी एंजाइटी ट्रिगिंग तरीके से कंफर्म करता है कि प्लरीबस प्रोबेबली ब्रेकिंग बैड यूनिवर्स में ही सेट है। हमने पिछले एपिसोड में देखा कैरल प्लेन के सामने आकर खड़ी हो गई थी। अब दिखाया जाता है जोसिया कैरल के साथ दूसरे प्लेन में है। हो सकता है कुंबा ने अपना नाम मिशन से हटा दिया जब कैरल लिटरली प्लेन के सामने आ गई। इतना बड़ा जेस्चर देखकर कोई भी दोबारा सोचेगा। लेकिन बात यह है कि कैरल की लाइफ में अभी भी ज्यादा कुछ नहीं बदला। वो अभी कंफ्यूज है, डरी हुई है। वो अभी भी एक ही चीज सोच रही है, क्या वो दुनिया में अकेली है जिसे लगता है कि ये सब पागलपन है। इसलिए कैरल बहुत बेचैन होकर एक ऐसा इंसान ढूंढ रही है जो इस नई दुनिया वाले सिस्टम को गलत समझे या उस पर सवाल उठाए। उसकी किस्मत अच्छी है, इन्हें एक लिस्ट मिलती है इम्यून लोगों की, जिनमें से कुछ इंग्लिश नहीं बोलते। उनकी जॉब्स भी काफी अनयूजुअल है और फनी बात यह है कि बहुत सारे कैट लवर्स निकले। और हाँ, साइंस के हिसाब से भी बोला जाता है कि कैट्स के साथ रहने से इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, तो ये कनेक्शन थोड़ा सा सेंस भी बनाता है। इसी लिस्ट में कैरल का ध्यान एक नाम पर जाता है, मेनेसोस ओवेडो, जो एसेनक्योन से है। कैरल उसमें इंटरेस्ट लेती है क्योंकि जोसिया बताती है कि मेनेसोस हाइव माइंड से बात करना ही नहीं चाहता। मतलब फाइनली कैरल को कोई ऐसा मिल गया जो सब एक बन जाओ वाली सोच पर डाउट करता है। कैरल के लिए ये बहुत बड़ी उम्मीद है, शायद वो अकेली नहीं है। कैरल थोड़ा बहुत स्पेनिश जानती है, सो जोसिया उसे मेनेसोस का कॉल कनेक्ट करवा देती है। लेकिन जैसे ही मेनेसोस को इंग्लिश सुनाई देती है और यूएस का रेफरेंस मिलता है, वो फॉरेन कॉलर्स को गाली देकर डिस्कनेक्ट कर देता है। स्मार्ट मूव, क्योंकि उसे लगा होगा वो हाइव का ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है। कैरल फिर वापस कॉल करती है, थोड़ा एटीट्यूड में जवाब देती है और इनडायरेक्टली बता देती है कि वो भी इम्यून है। हाइव माइंड में कोई इंसान ऐसे टोन में कभी रिप्लाई नहीं करता। सो अब मेनेसोस को समझ आ गया होगा कि कैरल सच बोल रही है। मुझे लगता है कि अब वो जल्दी ही कैरल से कांटेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों एक ही पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं। और अगर दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं, तो इमोशनली, मेंटली और स्ट्रेटेजिकली ये इन दोनों के लिए बेस्ट चीज हो सकती है। इन सब में सबसे वियर्ड पार्ट ये है, कैरल को अभी तक इतना सा भी सुकून नहीं मिला कि वो सोच सके कि उसकी वाइफ अब नहीं रही। उसने बैकयार्ड में हेलन की कब्र देखी। वो जानती है कि हेलन फिजिकली वापस नहीं आने वाली, लेकिन इस वक्त वो अपनी तकलीफ को फील भी कैसे करे जब दुनिया के स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट उसे फिक्स करने की प्लानिंग में लगे हुए हैं। कैरल को समझ ही नहीं आ रहा कि लोग कैसे उसकी चॉइस को इग्नोर कर सकते हैं जब बात हाइव माइंड ज्वाइन करने की हो। ये उसकी बॉडी है, उसका दिमाग है, उसका डिसीजन है। इसलिए कैरल हर छोटी छोटी बात पर भी अपोज करने लगी है।
इसके बाद कैरल के लिए बहुत ऑकवर्ड और अनकंफर्टेबल मोमेंट आता है जब जोसिया उसे पार्सल देकर कैजुअली बोलती है, तुम्हें पसंद आएगा जो इसके अंदर है। टेक्निकली जोसिया गलत नहीं थी। हेलेन ने कैरल के लिए एक मैसेंजर गिफ्ट किया था, एक क्यूट सा कांग्रेस सरप्राइज जब कैरल की बुक टूर खत्म होती। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब वो गिफ्ट हाइव माइंड के थ्रू आता है, उन्हीं लोगों के हाथों से जो इनडायरेक्टली उस पूरे हादसे का हिस्सा थे जिसमें हेलेन की जान गई। इसलिए कैरल के लिए वो मूवमेंट स्वीट या इमोशनल नहीं लगता, बल्कि बहुत पेनफुल, कंफ्यूजिंग और मेसअप फील होता है, जैसे किसी ने उसकी पर्सनल मेमोरीज पर भी अपना कंट्रोल ले लिया हो। कैरल का दर्द ये भी है कि वो चाहती है कि जो कनेक्शन उसका और हेलेन का था वो सिर्फ उनका रहे, पर्सनल, प्राइवेट और एक्सक्लूसिव। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि हाइव माइंड के पास अब हेलेन की सारी मेमोरी स्टोर हैं। वो हमेशा जानते रहेंगे कि हेलेन और कैरल का रिश्ता कैसा था, उनका बॉन्ड क्या था और वो एक दूसरे के लिए क्या चाहते थे। बाद में कैरल उन लोगों का बनाया हुआ डिलीशियस मील डस्टबिन में डाल देती है। पॉइंट ये नहीं था कि उसे खाना नहीं था। इसके बाद वो लोकल ग्रोसरी स्टोर गई और देखा कि सारे शेल्फ्स खाली हैं और जोसिया ने बताया कि हाइव माइंड ने सारे रिसोर्सेज कलेक्ट कर लिए हैं, मतलब पूरा शहर का राशन उनके पास है। तो ऑब्वियसली कैरल भूखी तो नहीं मरने वाली। इसलिए कैरल ने अपनी इंडिपेंडेंस दिखाते हुए डिमांड किया कि स्टोर वापस रिफिल किया जाए। यहाँ थोड़ा कैरन स्टाइल लगेगा क्योंकि कैरल इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन काम तो वो उन्हीं से करवा रही थी। और ये बात उसे तब हिट हुई जब ट्रक्स आ गए। लोग खुशी खुशी शेल्फ्स रिफिल करने लगे, मतलब उनके लिए ये काम पनिशमेंट नहीं, सेवा जैसा था। जैसे ही कैरल थोड़ा सा इन्वॉल्व होती है, उसे समझ आता है कि असली दुनिया में ये सब इतना स्ट्रेट नहीं होता। यहाँ सब कुछ लेयर्स, इमोशंस और हिडन मीनिंग से भरा हुआ है। कंफ्यूजन इज नॉट अ बग, इट्स द डिफॉल्ट सेटिंग। स्टोर में कैरल की नजर एक चीकी पोस्टर पर पड़ती है, एवरी मील इज अ चॉइस। बस यही लाइन काफी है उसके दिमाग को थोड़ा हिलाने के लिए। ये पेटा स्टाइल मॉरल लेक्चर था या फिर एक साइलेंट गिल्ट ट्रिप, क्योंकि पिछला मील कैरल ने वेस्ट कर दिया था, वो मील जो किसी ने उसके लिए सच्चे दिल से बनाया था। लेकिन सच बोलूं तो शायद कैरल ने उस मोमेंट में ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त वो अपने फुल बेटी वाइट मूड में थी। शार्प सार्केज्म, थोड़ा रोस्टिंग, थोड़ा कॉमेडी। जिस तरह से वो जोसिया को टीज कर रही थी, लग रहा था जैसे ग्रीफ के नीचे दबी हुई कैरल एक मूवमेंट के लिए वापस जिंदा हो रही हो। रात को हाइव माइंड अचानक एक फैसला लेता है, वो पूरे शहर का पावर कट कर देता है। कैरल जो आराम से द गोल्डन गर्ल देखकर अपना दिमाग थोड़ा हल्का करना चाहती थी, उसका पूरा इमोशनल कंफर्ट सिस्टम क्रैश हो जाता है। बेटी वाइट की विटी सार्केस्टिक कॉमेडी उसके लिए सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि ट्रॉमा से थोड़ी देर के लिए दूर रहने का एक तरीका था। लेकिन जब हाइव की वजह से वो भी छिन जाता है, तो कैरल को और ज्यादा बेबस फील होता है। उसे ऐसा महसूस होता है मानो दर्द से बचने का आखिरी ऑक्सीजन मास्क भी निकाल दिया गया हो। और शायद इसी मूड में वो जोसिया से फिर पंगा ले लेती है और बोलती है, मुझे एक ग्रेनेड चाहिए, मैनकाइंड के बेस्ट वीक सेलिब्रेट करने के लिए। यहाँ कैरल का मतलब किसी को उड़ाना नहीं था, वो सिर्फ ये प्रूव करना चाहती थी कि अगर सब लोग इतने परफेक्ट, पीसफुल और बेटर ह्यूमंस बन गए हैं, तो फिर खतरनाक चीजें इतनी कैजुअली अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। पावर थोड़ी देर में वापस आ जाती है, पर फिर जोसिया उसे कॉल करके माफी मांगती है। बोलती है कि उन्होंने बिजली बचाने के लिए ऐसा किया। यहाँ क्लियर हो जाता है कि अब कैरल उनकी हर बात पर फाइट करेगी, चाहे वो लॉजिकली सही ही क्यों ना हो। हाइव माइंड ने सिर्फ जरूरी चीजें चालू रखी और फालतू लाइट्स बंद कर दी, ताकि पावर सेव हो और लाइट पोल्यूशन कम हो। नतीजा, लोग आसमान में क्लियरली स्टार्स देख पा रहे हैं, जो नॉर्मल लाइफ में शायद कभी पॉसिबल ही नहीं था। ऑनेस्टली काफी लोग ऐसे इको फ्रेंडली वर्ल्ड को परफेक्ट ड्रीम लाइफ बोलकर फौरन हाँ कर देते। और सबसे क्रेजी पार्ट, क्राइम कंप्लीटली जीरो, क्योंकि अब कोई भी किसी को हर्ट, चीट या हार्म करना नहीं चाहता। पूरे प्लैनेट को हील करने का रियल चांस मिल रहा है। अगर आज सेरा क्लब वाले इस वर्ल्ड को देखें तो शायद खुशी से पार्टी करें, और कैरल भी, क्योंकि वो ऑलरेडी इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल फॉलो करती है। फिर भी कैरल जोसिया पर चिल्लाती है, क्योंकि प्रॉब्लम एक्शन में नहीं, कॉस्ट में है। ये सब पाने के लिए दुनिया ने क्या सेक्रीफाइस किया, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी अलग आइडेंटिटी, अपना मैं कौन हूँ। और कैरल के लिए ये डील ब्रेकर है। चाहे दुनिया कितनी भी परफेक्ट हो जाए, अगर आप खुद खत्म हो गए तो फिर जीत की वैल्यू क्या। चाहे बदले में आपको दुनिया की बेस्ट चीजें मिल जाएं, खुद को खोकर वो सब लेना वर्थ नहीं होता। कैरल के लिए बात कॉन्वर्सेशन या इको फ्रेंडली रूल के अगेंस्ट होने की नहीं है, प्रिंसिपल्स की है। प्लरिबस की स्ट्रेंज और माइंड बेंडिंग दुनिया में कैरल के लिए फ्री विल का कॉन्सेप्ट और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कैरल के हिसाब से फ्री विल का मतलब सिंपल है, मैं जो चाहूँ वो कर सकूँ, जो चाहूँ वो बन सकूँ।
जब तक मैं किसी और को रियल हार्म न पहुंचाऊं। फेयर, राइट? पर प्रॉब्लम ये है कि टेक ओवर के बाद कैरल अननोइंगली 2 बार जेनोसाइड ट्रिगर कर चुकी है। वो चाहती भी नहीं थी, बट आउटकम फिर भी डिजास्टर निकला, एंड दैट कम्प्लीटली शेक्स हर बिलीफ सिस्टम। फिर भी एक छोटी सी सिल्वर लाइनिंग है, अब कैरल अपनी जरूरतों और फीलिंग्स डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकती है बिना अपने मुंह से कुछ बोले। और जब भी कोई इम्यून पर्सन किसी हाइव माइंड मेंबर की फीलिंग्स हर्ट करता है, पूरी हाइव को इंस्टेंट सीजर्स आते हैं, जो एक स्केरी बट फैसिनेटिंग फीडबैक लूप क्रिएट करता है। सबक तो यही है, हमारे वर्ड्स और टोन का इम्पैक्ट हमेशा होता है, बस हमें यूजुअली दिखाई नहीं देता। शायद एलियन टेक ने ये सिस्टम इसलिए ऐड किया ताकि ह्यूमंस को जबरदस्ती काइंडनेस मोड में शिफ्ट किया जा सके। हाइव माइंड के पास काइंडनेस का अनलिमिटेड सप्लाई है, बट सार्केज्म, पैसिव एग्रेशन और हिडन मीनिंग, उनके लिए वो नेक्स्ट लेवल पजल्स हैं। तो इमेजिन करिए एक ऐसी दुनिया जहां सब लोग डायरेक्ट और ऑनेस्ट हैं, कोई इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं, कोई हिडन इंसल्ट नहीं, कम्युनिकेशन 100% लिटरल। एपिसोड 3 के आखिर में कैरल को एक बड़ा रियलिटी चेक मिलता है। अब वो ऐसी सिचुएशन में है जहां उसे कुछ रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। देखा जाए तो ये रूल्स उतने अनफेयर भी नहीं लगते। कैरल मजाक में ग्रेनेड मांगती है, पर जब जोसिया सच में एक रियल ग्रेनेड लेकर आ जाती है, तब एक लंबी बातचीत, आर्ग्यूमेंट और एक स्कैरी एक्सीडेंट के बाद कैरल को फाइनली रियलाइज होता है कि हाइव माइंड लोग बिल्कुल झूठ नहीं बोलते, वो बात को लिटरली समझते हैं। शायद राइटर होने की वजह से कैरल हर बात में हिडन मीनिंग या सार्केज्म ढूंढती रहती है, लेकिन दुनिया में हमेशा से ऐसे लोग रहे हैं जो डायरेक्ट, लिटरल और सीधी बात करते हैं, चाहे वायरस हो या ना हो। कैरल का एक जेन्युइन फियर भी है। हाइव माइंड ने सारे लोगों की नॉलेज, टैलेंट, स्किल, एक्सपीरियंसेस अपने सिस्टम में स्टोर कर लिया बिना उनसे पूछे। कैरल को लगता है ये प्रिवेसी का बिगेस्ट वायलेशन है, और ये बात समझ भी आती है, लेकिन हाइव माइंड के हिसाब से ये चोरी नहीं बल्कि सर्वाइवल प्रोसेस है। उनका बायोलॉजिकल रूल ही ये है कि हर इंसान को हाइव का पार्ट बनाना है, तभी सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो जोसिया का मीनिंग ये नहीं कि वो रोबोट्स हैं, बट उनका बिलीफ एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। उनके लिए हाइव माइंड ह्यूमैनिटी 2.0 और कैरल को वायरस देना उनके नजदीक लाइफ जैकेट देने जैसा है। उनके हिसाब से इंसान एक टॉक्सिक लाइफ जी रहे हैं, पर उन्हें लग रहा है सब नॉर्मल है। अब सवाल ये है, जो एलियन टेक इतना स्मार्ट है कि वायरस बनाकर अर्थ पर भेज दिया, क्या वो जीनियस हैं या टोटल विलन्स? एपिसोड में एक नॉर्वे फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहां कैरल और हेलेन आइस होटल में गए थे। कैरल को वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई, बेड भी बर्फ का था। हेलेन एडवेंचरस थी, वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रिप वाली, जबकि कैरल कंफर्ट, लविंग मॉम होटल रूम टाइप। और नॉर्दर्न लाइट्स देखकर भी कैरल को लगा वो स्क्रीन सेवर जैसा है। पर जब हेलेन ने अपना सर कैरल के कंधों पर रखा और लाइट बदली, कैरल को मैजिक फील हुआ, क्योंकि हेलेन खुश थी और कैरल उसकी हैप्पीनेस एब्जॉर्ब कर रही थी। इसलिए जब कैरल हाइव माइंड को फेक, क्रिंज, फेरी टेल वर्ल्ड बनाने के लिए रोस्ट करती है, तब उसे एक पेनफुल सच पता चलता है। ये ड्रीमी मैजिकल दुनिया हेलेन को सच में पसंद आती, इवन इफ शी वॉज नेवर अफेक्टेड। यही दुनिया हेलेन का ड्रीम वर्ल्ड होती। हाइव माइंड दुनिया को बेस्ट वर्जन में चेंज कर रहा है, जहां मैनकाइंड के बेस्ट इमोशंस, ड्रीम्स और क्वालिटीज मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं, और हेलेन का भी कुछ हिस्सा उनके अंदर है। कैरल उन्हें हेलेन का नाम लेना बंद करने को बोल सकती है, पर हेलेन की अच्छाई को सेलिब्रेट करना उनके सिस्टम से कभी रिमूव नहीं होगा। बाद में कैरल ग्रेनेड की पिन निकाल देती है, जो कि सिर्फ एक इम्पल्सिव डिसीजन नहीं होता, बल्कि उसके दिमाग में चल रही कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन और फ्री विल के स्ट्रगल का रिजल्ट होता है। उसे लगता है कि हाइव माइंड कभी रियल ग्रेनेड दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम हार्म फ्री दुनिया बनाने पर बेस्ड है, इसलिए वो रिस्क ले लेती है। ये मोमेंट थोड़ा रेबेलियस भी था और थोड़ा इमोशनल ब्रेकडाउन जैसा भी, जिसमें कहीं ना कहीं छोटा सा सुसाइडिकल थॉट भी हो सकता है, क्योंकि कैरल फील कर रही है कि उसकी लाइफ, आइडेंटिटी और कंट्रोल उसके हाथ से जा रहे हैं। जोसिया फौरन उसके हाथ से ग्रेनेड छीनकर बाहर फेंक देती है और कैरल को बचा लेती है। तब हमें समझ आता है कि हाइव माइंड के लोग लिटरल, ऑनेस्ट और एक्सट्रीमली सेल्फ सेक्रीफाइसिंग है। वो बिना सोचे समझे किसी को हार्म से बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा सकते हैं। यहाँ से एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है। कैरल के लिए फ्री विल का मतलब है कि इंसान को पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, चाहे उसकी चॉइसेस रिस्की हों या थोड़े हार्मफुल, क्योंकि इंसान गलतियों से ही सीखता है और ग्रो करता है। लेकिन हाइव के लिए फ्री विल का मतलब है कि तुम्हारे पास सारे रिसोर्सेज और पावर हो, पर हार्म करने का थॉट भी ना आए। मतलब एक परफेक्ट पॉजिटिव वर्ल्ड जहाँ कोई नेगेटिविटी ही ना हो। दोनों फ्रीडम चाहते हैं, पर कैरल रियल लाइफ वाली इम्परफेक्ट फ्रीडम को वैल्यू करती है,
जबकि हाइव एक परफेक्ट यूटोपिया चाहता है। इसी डिफरेंस में शो का असली डेप्थ और कॉन्फ्लिक्ट छुपा है। ये सीन प्लरीबस का मेन मैसेज एकदम क्लियर कर देता है। फ्री विल की असली वैल्यू तब समझ आती है जब डिसीजन के रियल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। प्लरीबस की दुनिया में एलियन टेक्नोलॉजी ने नफरत, लालच, गुस्सा, जेलसी, बदला, ईगो जैसे नेगेटिव इमोशंस ऑलमोस्ट खत्म कर दिए हैं। अब सिर्फ इम्यून लोग जैसे कैरल नॉर्मल ह्यूमन की तरह सारे इमोशंस फील कर सकती है, इवन डार्क और डिस्ट्रक्टिव वाले भी। मतलब अब डैमेज या हार्म करने की एक्चुअल पावर सिर्फ कुछ रेयर लोगों के पास बची है, बाकी सब बिल्कुल पीसफुल हो चुके हैं। इसके बाद कैरल जोसिया के लिए फौरन हेल्प मांगती है। वो हॉस्पिटल में है और उसके ठीक होने का वेट कर रही है। यहाँ कैरल शॉक हो जाती है जब हाइव माइंड उसे बताता है कि अगर वो चाहे तो उसे फिर से ग्रेनेड, टैंक या इवन एटम बॉम्ब भी मिल जाएगा बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के। लेकिन हाइव माइंड का लॉजिक सिंपल और ब्रूटल है। हम तुम पर भरोसा करते हैं, योर चॉइस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और यही पॉइंट कैरल को अंदर से परेशान कर देता है। रियल वर्ल्ड में भी यही होता है। लोग छोटी गलतियां करते हैं, फिर पावर, इन्फ्लुएंस और ज्यादा खतरनाक टूल्स मिलते हैं, और कुछ लोग जेन्युइनली दुनिया को हर्ट कर देते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्लरीबस में ह्यूमैनिटी का 99% सेफ है, लेकिन इम्यून लोग वाइल्ड कार्ड्स हैं। ग्रेनेड इंसिडेंट के बाद कैरल को एक हार्श रियलिटी समझ आती है। अगर फ्रीडम हो लेकिन खुद पर कंट्रोल ना हो तो वो फ्रीडम किसी भी दिन डिजास्टर बन सकती है। और अगर फ्री विल का मतलब यही अनप्रिडिक्टेबल रिस्क है, तो क्या वैसी दुनिया को प्रोटेक्ट करना सही है जहां कभी भी किसी को भी हर्ट किया जा सकता है? सबसे दर्दनाक बात यह है कि कैरल खुद बैड पर्सन नहीं है। वो बस सिनिकल, सार्केस्टिक और थोड़ी क्रम्पी नेचर की है, पर दिल से एम्पैथेटिक और केयरिंग है। फिर भी पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधों पर आ जाता है, और सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके पास अब भी इमोशंस और चॉइसेस का डार्क साइड यूज करने की पावर बची है। तो हाँ, जिंदगी के सबसे मुश्किल चैलेंजेस अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो दिल से सच में अच्छे होते हैं, चाहे वो थोड़े रूड, ग्रम्पी या फनी, सार्केस्टिक क्यों न लगते हों, क्योंकि वही लोग रियल वर्ल्ड को हैंडल कर सकते हैं। उनके पास इंसानी दिल होता है जो फील करता है, सवाल करता है और सच को इग्नोर नहीं करता। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। बाय, अपना ख्याल रखिए।